दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। दोस्तों, बीते कल के दिन संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच में जो बहस की जो तपिश थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। दोनों के बीच में सरफुटअव्वल या फिर जूतम पैजार वाली स्थिति पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि कल जो चर्चा हुई है उसका जो टॉपिक था, जो विषय था, वो था ऑपरेशन सिंदूर। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जहां हम दुश्मन के अपने चक्के छुड़ा सकते थे बड़ी आसानी से, लेकिन सरकार ने खुद उसके ऊपर ब्रेक लगा दी थी। खुद हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारा मेन मोटो पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाना नहीं था, हमारा मेन मोटो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना नहीं था, हमारा मेन मोटो था आतंकवाद का खात्मा करना पाकिस्तान के अंदर। दिया और फिर क्या हुआ आपको अच्छे से पता होगा। फिर संसद के भीतर आया एक जोरदार तूफान, एक बहुत बड़ा बवाल, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए साफ साफ ये कह डाला कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। आप ये बोल के दिखाओ संसद के अंदर, आप ये मैसेज आप पास करो जनता के साथ में कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसका क्रेडिट, उसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप 29 बार ले चुके हैं और वर्ल्ड के अंदर अपना ये अलग से डंका बजाए जा रहे हैं। तो मतलब कि इस मैसेज के बाद, ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद में भारत की छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा है कि सीज फायर में भी हमारा खुद का डिसीजन नहीं था। सोचिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, थर्ड पार्टी पर्सन ट्रंप इस बात का अनाउंसमेंट करता है और हम कई दिन तक चुप्पी साधे बैठे होते हैं। हाँ, कल भी अगर पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया है ना इस बात को लेकर के कि सीज फायर को लेकर, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से बोला है। डायरेक्ट उस पर्सनैलिटी का नाम लेने से हम लोग क्यों डर रहे हैं? क्या सच में हमारी दोस्ती में एक बहुत बड़ी खटास हो सकती है? ठीक है, रिश्ते खराब ना हो, लेकिन वो जब हमारे रिश्तों की कदर नहीं कर रहा है तो हम उसकी कदर क्यों करें? क्योंकि रिश्तों की ना जो ताली होती है वो दोनों हाथ से बजती है। अगर वन साइड आप झुकते रहो तो आप जंगल के सीधे पेड़ बन जाते हो और सबसे पहले आप ही काटे जाओगे। सो गाइस, यहाँ पर डिबेट बहुत बड़े स्केल पर चली गई, पक्ष और विपक्ष के दोनों के बीच में स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के, हम खोलेंगे परत दर परत, जिनका जवाब आज भी सत्ता के गलियारों में कोई देने को ढंग से तैयार नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी बात को। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये तक बोल दिया है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री डरपोक हैं, उन्हें केवल अपनी छवि बचाने के लिए इन्होंने सेना का इस्तेमाल किया है। एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने अपनी आर्मी को खुली छूट रखी है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, जिसका प्रयोग करना करो, लेकिन इस समय पाकिस्तान को दांत खट्टे करके आओ। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको पक्का, आप जो व्यक्ति मारे गए हैं उस हमले में, पूरी जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। ईंट के जवाब हम पत्थर से देंगे, बहुत बड़े जुमले साधे गए थे, लेकिन वास्तविक रूप से सेना को खुली छूट नहीं दी गई थी। ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा, ये स्टेटमेंट भी कई बार सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत को जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सुबह 1:05 पर स्टार्ट हुआ था, राइट? आपको अच्छे से याद होगा। सिर्फ 22 मिनट तक ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, यानी कि एक बड़ा सैन्य ये ऑपरेशन था जो सिर्फ 1320 सेकेंड में निपटा दिया गया। फिर क्या हुआ? 1:35 पर भारत ने पाकिस्तान को कॉल किया और साफ साफ ये बोला कि हमने सिर्फ नॉन मिलिट्री टारगेट को हिट किया है और हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। सोचिए, यहाँ पर हम उसको कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि हमने कहाँ पर आपका अटैक किया है, किस एरिया को हमने उड़ाया है। हाँ, हमने 9 आतंकवादी इसके ठिकानों को तबाह किया था, जिसमें से हमारे 9 में से 6 तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन उनकी तरफ से जो काउंटर रिप्लाई किया गया था वो तो उनकी सेना थी, वो हम कैसे बोल सकते हैं? अब सोचिए, जहाँ पर पूरा देश ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, वहीं सरकार खुद पाकिस्तान को फ़ोन करके ये कह रही थी कि हम सिर्फ एक थप्पड़ मारेंगे
बाकी कुछ नहीं, बाकी आप अपने तरह से अपना एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ना वर्तमान की सरकार की छवि डे बाय डे खराब हो रही है, जिसको ये मेंटेन करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जनता जी हाँ भोली हो सकती है बट मूर्ख नहीं हो सकती है। हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों इस टाइम पर कह सकते हैं कि मूर्खों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी आवश्यकता अपने अपने अकॉर्डिंग होती है, उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इंसान का परसेप्शन तैयार होता है। किसी के लिए ये पार्टी काफ़ी भगवान है तो किसी पार्टी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के बारे में। एसएससी का प्रोटेस्ट 31 जुलाई को है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था। सोचिए, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर कहाँ पड़ता है? जहाँ पे बाहर भैंसें बंधी होती हैं। सेंटर कहाँ पड़ता है? सेंटर बच्चों को वहाँ पड़ा जहाँ पर ऊपर डीजे पार्टी चल रही है, बैंड बाजा बारात चल रहा है, और नीचे बच्चे 100 क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ में जंग लड़ रहे हैं, और ऊपर लोग एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि ऐसी लोकेशन में सेंटर डाला जा रहा है जो गूगल मैप पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि शायद सरकार यही चाहती है कि फाइनली बच्चे एग्ज़ाम सेंटर तक ना पहुँच पाए, और ये डे बाय डे कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। अगर एग्ज़ाम हो भी रहा है तो पेपर लीक हो जाता है। सोचिए, आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जहाँ पर एजुकेशंस का बोलबाला जिस देश के अंदर कम हो और धर्म का बोलबाला काफ़ी पीक पर हो तो उस देश की ग्रोथ शायद होना काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अपना कर्म करो, लेकिन बच्चे अपने कर्म पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कहीं ना कहीं सरकार पे भी डिपेंड है कि वो आखिरकार इतना फेलियर क्यों अचीव कर रही है सरकार, कोई एक एग्ज़ाम तरीके से कंडक्ट क्यों नहीं करवा पाती है। बाकी दोस्तों कहा जाता है कि मौक़ों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। क्या वो कथन सही है या फिर वो कथन गलत है या फिर ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन इस देश के अंदर आज भी गटर साफ़ करने के लिए इंसानों का प्रयोग होता है। ये वो देश है जहाँ पर बाबाओं की संख्या काफ़ी अधिक है, लगातार नए नए बाबा मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन स्कूलों की हालत इतनी खस्ता पड़ी है। ये छत बच्चों के ऊपर गिर रही है और बच्चे उस लेंटर के अंदर या फिर छत के नीचे दब के मर रहे हैं। जिस देश में स्कूल शट डाउन हो रहे हों, बंद हो रहे हों, लेकिन ठेकों की संख्या लगातार बढ़ रही हो, तो वो देश आई थिंक सो विकास शायद तरीके से नहीं कर पाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, जितना आपको नेगेटिव बोलना आप बोल सकते हो। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। तो बस राहुल गांधी ने बीते कई दिन साफ साफ ये बोला कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी संसद में बोलिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 56 इंच की छाती रखने वाली सरकार आज भी सच कहूँ तो काफ़ी चुप है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी छवि भी तो मेंटेन करनी है। भाई दोबारा वो मिलने जाएंगे ट्रंप से तो किस मुंह से मिलने जाएंगे? भाई जो गले मिलना है, जो सेल्फी खिंचवानी है, जो फोटो सेशन करना है, तो वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी बोला है कि टाइगर को खुला छोड़ो, जो हमारी भारत की सेना है उसको खुला छोड़ो। भाई आपने उसके हाथ क्यों बांध रखे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? एक तरफ आप दुनिया को ये दिखा रहे हो, भारत की जनता को ये दिखा रहे हो कि आपने पूरी फुल्ली परमिशन दे रखी है हमारी डिफेंस को, लेकिन पीठ पीछे उनके कानों में ये बोलते हो कि नहीं, केवल थप्पड़ मारना, एक थप्पड़, वो भी केवल लेफ्ट में, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हल्का सा छू के वापस आ जाना है। ये क्या बात हो भाई? अगर युद्ध लड़ना है तो सेना को पूरी छूट देनी चाहिए, ना कि ये बोलो कि एयर डिफेंस को आप नहीं छुएंगे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नहीं मारोगे। और यही हुआ, पाकिस्तान को झटका देने की बजाय मोदी सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज़ बचानी थी, वो थी अपनी छवि। क्योंकि शायद हमारे जो माननीय है, कुछ लोगों के लिए भगवान रूपी, भगवान तुल्य या फिर पूजनीय पीएम मोदी जी हो सकते हैं, उनके काल में एक भी वॉर नहीं होना चाहिए। शायद इनका ये रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनका ये भी रहेगा, इनकी आज तक कभी भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो केवल 4 दीवारी के अंदर हुई है, मतलब कि खुद के उनके अपने पत्रकार। आखिरकार इतने लंबे समय से पीएम मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी है? क्या इनको डर है कि जो रिपोर्टर आएंगे वो एक प्लांटी रिपोर्टर होंगे विपक्ष के द्वारा? भाई ये डर तो हर पार्टी को होता होगा, हर साल, हर हमेशा, जो भी नई पार्टी आती थी। कांग्रेस के टाइम पे भी हुई है। और देखिए, पाँचों उंगली एक बार नहीं होती है। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि पीएम मोदी जी ने भी कुछ भी सही नहीं करा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इन्होंने बहुत कुछ अच्छा करा है। देखिए, आस्था को लेकर पीक पे ये लोग गए हैं, पहले लोगों के अंदर आस्था बिल्कुल थी नहीं। जरूरी ये भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना आपके लिए ज़रूरी है, मन की शांति भी जरूरी है। योग वाली दृष्टि से भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो देश की ग्रोथ कर सकते थे, उसको लेकर के शायद ये सरकार थोड़ी सी फेल हुई है। बस अब ये मान के चलिएगा कि देश के अंदर है एक छोटा बड़ा, आपको किसी एक का चुनाव करना है, 2 ही विकल्प है आपके पास, आप ये समझिएगा। बाकी दोस्तों देखिए, आवश्यकता भी परसेप्शन वो आपके अकॉर्डिंग बनेगा। भाई किसानों को नहीं मतलब है इन पेपर लीक से, किसानों को मतलब अपनी एमएसपी से। जो नेता फिर जो पार्टी किसानों का उद्धार के लिए एमएसपी को सेट कर देगी उनके मन मुताबिक, तो वो पार्टी उसके लिए सही है। भाई
कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले बच्चों को नहीं मतलब है कि आखिरकार महिलाओं की जो लगातार जो उनके पर अत्याचार, जो रेप की संख्या बढ़ रही है, जो बलात्कार की संख्या बढ़ रही है, उनको मतलब है कि जो सरकार आए अगर उनका टाइम पर नोटिफिकेशन निकाल दे, उनका तरीके से एग्ज़ाम ले ले तो वो सरकार उनकी अच्छी है। तो मतलब कि पाँचों उंगली बराबर नहीं है, हर चीज़ गलत भी नहीं है, बस हमारे दृष्टिकोण हमको थोड़ा सही करना पड़ेगा। बाकी दृष्टिकोण में हमारा योगदान देगा सरकार के कर्म क्या रहे। बाकी दोस्तों यहाँ पे ना इंदिरा गांधी को लेकर भी राहुल गांधी ने बीते कल के दिन एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। साफ साफ ये बोला कि अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी जी का 50% तक का भी दम है तो कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका की धमकी के बावजूद भी क्या करा था, हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया था। जो पूर्वी पाकिस्तान था हमने उसको बांग्लादेश बना दिया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमको धमकी दी थी कि आप फिलहाल प्लीज़ एक काम करो कि फ़िलहाल ये पूर्वी पाकिस्तान में अपना हस्तक्षेप मत करो, अपने कदम पीछे कर लो। और राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर तीखा वार करते हुए ये कहा कि ये आदमी, जो हमारे वर्तमान में जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, मतलब कि ये आदमी विदेश नीति के मामले में दिवालिया हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जनरल मुनीर, जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था, वो व्हाइट हाउस में जाता है, ट्रंप जी उसको इन्वाइट करते हैं और दोनों मिलकर आपस में लंच करते हैं। एक्चुअली हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यहाँ पर ट्विटर पर सेल्फी डाल रहे थे। 2023 की ग्लोबल टेरर कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक बार भी इस बात का कभी भी जिक्र नहीं करा है। जो भी हमारे सामने दोस्तों ये चीज़ें घटित हुई हैं 2023 मतलब लास्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ खास जिक्र हमारे एस जयशंकर जी ने नहीं करा है। लेकिन एक बात तो साफ साफ ये है ना, इंडिया ना कहीं घिरा जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है और अगर CPC कॉरिडोर तैयार हो गया इस चीन का, तो उसके बीचों बीच इसकी आर्मी तैनात हो जाएगी चीन की, क्योंकि कई करोड़ रुपया इसका क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर लेना है तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे पास एक अच्छा मौका था, सीधे हमले को हम कंटिन्यू रखते और POK वाले एरिया को अपने हथिया सकते थे। इससे बढ़िया मौका शायद मुझे लगता नहीं कोई मिलता। लेकिन हमने क्या करा कि यहाँ पर सेनाओं की एक्टिविटी पर, उनके एक्शन पर हमने ब्रेक लगा दिया। और POK में अगर CPC बन गया तो हमारी जंग दो देशों के साथ में होगी, पाकिस्तान के साथ में भी और चीन के साथ में भी। अभी केवल एक देश के साथ में है, केवल पाकिस्तान के साथ में। बाकी ठीक है, क्या पता इसके पीछे भी हमारी वर्तमान सरकार ने भी प्लानिंग कर रखी हो ऑपरेशन महादेव की तरह। भाई जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत, अब शायद उनकी पुष्टि हो चुकी है कि ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया था। तो ये वही आतंकवादी थे। सोचिए इतना टाइम हो चुका है, 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था, 22 से अप्रैल से मई, मई से जून, इतने टाइम तक ये इस जंगल के अंदर छुपे पड़े थे, आओ हमें मारो। मतलब कि अभी भी जंगल में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार। और यहाँ पर जो आतंकवादी मारे गए हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स प्राप्त हुए हैं और वो हथियार हैं मेड इन अमेरिका। तो इनके पास मेड इन अमेरिका के हथियार कहाँ से आ गए, कौन सप्लाई कर रहा है भाई? हाँ, मेड इन चाइना के हथियार बने होते तो हम सोच सकते थे भैया हाँ भाई चीन और पाकिस्तान भाई भाई हैं, तो एक भाई ने दूसरे की मदद कर दी है। और हमने जो बड़े भैया हैं चीन, हमने इनको लेकर के टूरिस्ट वीज़ा अपने देश में स्टार्ट कर दिया है। ये वही देश है जिसने हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपा था गलवान घाटी के अंदर, जिसने हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपा था पाकिस्तान की हेल्प करके, आज हम उसको टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं। और वर्ल्ड में ये जो यहाँ पे जो लोग आएंगे देश में घूमने के लिए, और ये हमारे लिए कहने के बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अच्छा, ये एक्शन आपको कैसा लगता है? क्या सच में रिश्ते ठीक है, पिछला इतिहास भूल जाओ, लोगों को माफ़ कर दो। और हमारे भारत के अंदर ना माफ़ करने की प्रकृति बहुत तगड़ी है, काफ़ी कूट कूट के भगवान ने भरी हुई है। पाकिस्तान को हमने कितना मौका दिया, हमको लगता है कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, ठीक है, आज नहीं कल पक्का सुधरेगा। हम हर बार उसे मौका देते हैं और हर बार हम लोग मुँह की खाते हैं। और यही सेम हम फॉर्मेट चीन के साथ में भी अप्लाई कर रहे हैं। वैसे ना चीन हमारी बैसाखी है, बिना इसके हम नहीं चल सकते हैं। हमारा पूरा बाजार मेड इन चाइना से बटा हुआ है। हमने कभी भी ना स्वदेशी वस्तु को अपनाने का सोचा ही नहीं, क्योंकि स्वदेशी वस्तु काफ़ी महंगी होती हैं। क्या हम उस कॉस्ट में अपने देश के अंदर वो वस्तु को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। तो मतलब कि इस समय चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो हमको कम करनी पड़ेगी। चलिए वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। आपको कौन सा देश लगता है कि बेस्ट, जो हमारे देश के काफ़ी मतलब एक प्योर देश है, हमारा एक परम मित्र है, उस देश का नाम आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और क्या सच में हम पूरी तरीके से अब घिर चुके हैं दुश्मनों से? डीप डाइव करिएगा, उसके बाद ही मुझे कमेंट करिएगा। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठा,
अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire. एक्चुअली क्या हुआ था कि 2023 में एक ग्लोबल टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिका, पाकिस्तान और 4 सेंट्रल आसियान देश शामिल थे। लेकिन यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य क्या था कि वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद को कैसे रोका जाए। लेकिन इसमें हमारे भारत को नहीं बुलाया गया था। मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान को बुलाया। मतलब कि आप चोर को घर की रखवाली करने के लिए बोल रहे हो, आप बिल्ली को दूध की सिक्योरिटी करने के लिए बोल रहे हो। और इस बात को लेकर के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कभी भी आज तक ना तो अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया है और ना ही कभी डोनाल्ड ट्रंप से इस बात के बारे में पूछा है कि आपने ऐसा क्यों करा। क्या हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम टेरर के बारे में डिस्कस कर सकें, रणनीति बना सकें हम लोग मिल करके आपके साथ में? ये है हमारी वैल्यू और ये है ट्रंप का असली चेहरा। अब बात करते हैं कि आखिरकार असली दुश्मन भारत का कौन है। एक्चुअली असली दुश्मन ना राहुल गांधी की तरफ से तो शायद ये कहा गया है इस स्टेटमेंट के अंदर, इस सदन के अंदर, कि पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन है। लॉजिक है भाई, पाकिस्तान को पावर सप्लाई कौन करता है भाई? एनिमी को लेकर के जो ये इतना उछल रहा है ना पाकिस्तान, इसको हिम्मत कौन दे रहा है? इसको हिम्मत दे रहा है चीन। अगर हम चीन को ही थोड़ा टाइट कर दें तो ना रहेगा बांस ना बजेगी पाकिस्तान की बांसुरी। मतलब टाइट कर से ये नहीं कि हम इसके ऊपर हमला कर दें चीन के ऊपर, नहीं, एक शांति वार्ता बैठ के हम कम से कम करें तो सही। अभी भी हमारा क्या है, जो ये चीन वाला जो हिस्सा है उसको लेकर के भी, जो स्काई चीन वाला हिस्सा है वो भी अभी क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है। हमने आज तक कई बार शांति समझौते करे हैं, कई बार हमारे बीच में, ठीक है, मीटिंग हुई है, लेकिन अब तक हम लोग अपनी बॉर्डर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। याद होगा गलवान घाटी में कैसे इसने हमला किया था 2020 के अंदर, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। हम भूल गए उस घटना को। मतलब पिछली गलती से हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, एक नई गलती को आने वाले टाइम में जन्म दे रहे हैं। इसको टूरिस्ट वीज़ा देने के बाद में हमारे भारत की बहुत बड़ी संख्या इस समय वर्तमान की सरकार से काफ़ी खफा चल रही है। सोचिए, मोदी सरकार ना तो चीन का नाम ले पा रही है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले पा रही है, ना ही डायरेक्ट पाकिस्तान की क्या फितरत है हम अच्छे से जानते हैं, ना उसको काउंटर रिप्लाई कर पा रही है, ना हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को वापस ले पा रहे हैं। तो आखिरकार हम कर क्या रहे हैं? केवल मतलब माला जाप। ठीक है, आस्था इम्पॉर्टेंट है, मैं अगेन बोलूँगा, मैं धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं आस्था के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं खिलाफ़ हूँ केवल अराजकता के। अगर ये ट्रैक पे सही चल जाए तो मैं सही बोल रहा हूँ कि इसी पार्टी जो है वर्तमान की सरकार, मैं इसके नाम की माला जाप कर दूँगा वीडियो के सामने नॉन स्टॉप 8 घंटे लाइव। सो गाइस, अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार ने सेना को सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया है? क्या राहुल गांधी का भाषण सत्ता के उस डर को उजागर करता है जो अब संसद में साफ साफ हमको दिखता हुआ दिख रहा है? और सबसे ज़रूरी बात कि क्या नरेंद्र मोदी में हिम्मत है कि वो संसद में खड़े होकर के ये कह सकें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा खुद का अकेले का डिसीजन था, हमने किसी के दबाव में आकर के ये डिसीजन नहीं लिया है। तो गाइस, कमेंट में आप मुझे पक्का बताइएगा कि क्या आप भी मानते हैं कि सेना को केवल PR टूल बनाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आने वाले समय में? क्या आपको भी लगता है सच में कि हमारी डिफेंस को फुल्ली छूट दी गई थी कि आप जाओ ऑपरेशन सिंदूर, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, जिसका प्रयोग करना है करो, जिस वेपन्स का प्रयोग करना है करो, क्योंकि हम बहुत सारे हथियार खरीद चुके हैं। वर्ल्ड में हमारी 2nd रैंक है जो सबसे अधिक हथियारों को बाय करती है। फर्स्ट में कौन है? आपका यूक्रेन, क्योंकि वो इस समय रूस के साथ में क्या है, युद्ध में संलिप्त है। कहीं ना दोस्तों, विकास को लेकर के हम कह सकते हैं कि हमारा वैसा विस्तार तो हो रहा है आध्यात्मिक, लेकिन हमारा तरीके से अभी विकास नहीं हो पा रहा है। स्कूलों की हालत खस्ता पड़ी है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लोग हमारे देश को छोड़ के दूसरी जगह स्विच कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो बेस्ट ब्रेन है ना, उसका ड्रेन हो रहा है, और ड्रेन कहाँ पे जा रहा है? अदर कंट्री के अंदर, क्योंकि बाहर से उसको अच्छा ऑफर मिल जाता है। आप देखिएगा कि इस समय पियोन की पोस्ट के लिए, इस समय जो पोस्टमैन होते हैं उसकी पोस्ट के लिए भी PG करे हुए जो ओवर क्वालिफाइड लोग हैं वो तक फॉर्म फिल कर देते हैं। तो ये क्या चल रहा है? मतलब कि 2 करोड़ के आसपास ग्रुप D में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो ये बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा
हमारे पास आंकड़ा है, हमको इस पे भी काम करना चाहिए। अब काम कब होगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, वो नहीं पता चले कि बच्चे यहाँ पे तैयारी करते जा रहे हैं, बुढ़ापा उनको आते जा रहा है, डिप्रेशन बन जाता है, सुसाइड की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि इस पर भी हमारी वर्तमान की सरकार को काम करना चाहिए। और मैं आगे नहीं बोलूँगा कि पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है। इस सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बहुत कुछ हमसे छीना भी है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद। बट कमेंट बॉक्स ओपन है, बिंदास, आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।